हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा सीएफटी सिद्धांत के दूसरे नंबर की एप्लीकेशन के बारे में, जिसका नाम है संक्रमण धातु संकुलन में रंग गुण। अर्थात जो ट्रांजिस्टर मेटल कॉम्प्लेक्स होते हैं उनमें हम कलर प्रॉपर्टीज का अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। और आज के इस लेक्चर में इस टॉपिक को मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल कंप्लीट करवा दूंगा। देखो, मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था सीएफटी सिद्धांत के पहले नंबर की एप्लीकेशन के बारे में। उस पहले नंबर की एप्लीकेशन में हमने डिस्कशन किया था कि जो संक्रमण धातु संकुल होते हैं, अर्थात जो ट्रांजिस्टर मेटल कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनमें हम चुंबकीय गुणों को किस तरीका से निकालते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को किस तरीका से निकालते हैं। ये सीएफटी सिद्धांत की आप लोगों के पहले नंबर की एप्लीकेशन थी। अब आज के इस लेक्चर में हम सीएफटी सिद्धांत के दूसरे नंबर की एप्लीकेशन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, जिसका नाम है संक्रमण धातु संकुलन में रंग गुण। अर्थात जो ट्रांजिस्टर मेटल कॉम्प्लेक्स होते हैं उनमें हम कलर प्रॉपर्टीज को किस तरीका से देखते हैं, ठीक है ना। तो आज के इस लेक्चर में इस टॉपिक को मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल कंप्लीट करवा दूंगा। देखो, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि जिन स्टूडेंटों ने अब तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सभी स्टूडेंट्स इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और जितने भी आप लोगों के फ्रेंड हैं उन सभी फ्रेंड के बीच में आप लोग इसकी लिंक को शेयर कर देना, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इस YouTube चैनल से जुड़ सके, ठीक है ना। मैं थोड़ी देर वेट कर लेता हूं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कर दिया? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं मेरी क्लास को स्टार्ट करता हूं। तो देखो, एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए बता देता हूं, आज के इस लेक्चर में जो मैं डिस्कशन करने वाला हूं वो मैं सीएफटी सिद्धांत के दूसरे नंबर की एप्लीकेशन के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं, जिसका नाम है संक्रमण धातु संकुलन में रंग गुण। अर्थात जो ट्रांजिस्टर मेटल कॉम्प्लेक्स होते हैं उनमें हम कलर प्रॉपर्टीज को किस तरीका से देखते हैं, इस टॉपिक के बारे में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करने वाला हूं। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, अर्थात जो संकुल होते हैं, वो कलर शो करते हैं दृश्य क्षेत्र में, विजिबल रीजन में। कोई भी कॉम्प्लेक्स हुआ, अगर वो कलर को शो करेगा तो वो कौन से रीजन के अंदर कलर को शो करेगा? दृश्य क्षेत्र के अंदर, अर्थात विजिबल रीजन के अंदर, ठीक है ना। जो कॉम्प्लेक्स कलर को शो करते हैं वो कौन से क्षेत्र के अंदर करते हैं? दृश्य क्षेत्र के अंदर, अर्थात विजिबल रीजन के अंदर। और इसकी जो रेंज होती है वो कितनी होती है? 400 से 800, ठीक है ना। इसकी जो रेंज होती है वो कितनी होती है? 400 से 800 nm, ठीक है ना। जो दृश्य क्षेत्र होता है, अर्थात जो विजिबल रीजन होता है, इसकी रेंज होती है वो कितनी होती है? 400 से 800 nm इसकी रेंज होती है। इसी रेंज के अंदर कॉम्प्लेक्स कलर को शो करते हैं। एक बात आप हमेशा ध्यान में रखना कि कोई भी कॉम्प्लेक्स 800 से ज्यादा nm पर कलर शो नहीं करेगा और 400 से कम nm पर कलर शो नहीं करेगा, ठीक है ना। कोई भी कॉम्प्लेक्स अगर कलर को शो करेगा तो वो 400 से 800 nm के बीच में ही कलर को शो करेगा, जिसको हम दृश्य क्षेत्र के नाम से जानते हैं, विजिबल रीजन के अंदर, विजिबल रीजन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स को हम लेंगे, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स को लेने पर उसको हम किस में रख देंगे? दृश्य क्षेत्र में। जैसे ही कॉम्प्लेक्स को हम दृश्य क्षेत्र में रखेंगे, विजिबल रीजन के अंदर रखेंगे, तो जो कॉम्प्लेक्स होगा वो ऊर्जा का अवशोषण करेगा, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करेगा, और ऊर्जा का अवशोषण करने के बाद वो अपना स्पेक्ट्रा देगा, जिसको हम बोलेंगे अवशोषण स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। और ये अवशोषण स्पेक्ट्रा ही कॉम्प्लेक्स के कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए बता देता हूं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स हुआ, ठीक है ना, उस कॉम्प्लेक्स को हम किस में रखेंगे? दृश्य क्षेत्र में, विजिबल रीजन के अंदर। तो जैसे ही उस कॉम्प्लेक्स को हम दृश्य क्षेत्र में रखेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स ऊर्जा का अवशोषण करेगा, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करेगा, और ऊर्जा का अवशोषण करने के बाद वो अपना स्पेक्ट्रा देगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? अवशोषण स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। और बस ये अवशोषण स्पेक्ट्रा ही कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो ये जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है ना, इनमें कलर के दो रीजन होते हैं, ठीक है ना। दो रीजनों की वजह से कॉम्प्लेक्स होते हैं वो कलर को शो करते हैं। एक तो डीडी संक्रमण होता है और एक आवेश स्थानांतरण होता है। मतलब एक तो डीडी ट्रांजिशन होता है, एक चार्ज ट्रांसफर होता है। इन दो रीजनों की वजह से कॉम्प्लेक्स कलर को शो करते हैं। अभी मैं आप लोगों के सामने दोनों की हेडिंग डाल देता हूं, डीडी संक्रमण और आवेश स्थानांतरण, मतलब डीडी ट्रांजिशन और चार्ज ट्रांसफर, ठीक है ना। फिर दोनों की मैं आप लोगों के लिए कंडीशन बता दूंगा कि डीडी संक्रमण किस कंडीशन में होगा और आवेश स्थानांतरण किस कंडीशन में होगा, ठीक है ना। उसके बाद प्रत्येक की हेडिंग डाल के फिर उसका हम बिल्कुल डिटेल से डिस्कशन करेंगे। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक काम करता हूं, मैं दोनों हेडिंग डाल देता हूं कि कॉम्प्लेक्स के लिए कलर के लिए जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर कितने होते हैं? 2, ठीक है ना। उन दो रीजनों की वजह से कॉम्प्लेक्स कलर को शो करते हैं। एक तो कौन होता है आप लोगों का? डीडी संक्रमण, ठीक है ना। एक तो कौन होता है? डीडी संक्रमण, जिसको हम क्या बोलते हैं? डीडी ट्रांजिशन, डीडी संक्रमण अर्थात डीडी ट्रांजिशन। और जो दूसरे नंबर का होता है वो होता है आवेश स्थानांतरण, अर्थात चार्ज ट्रांसफर, आवेश स्थानांतरण।
आवेश स्थानांतरण अर्थात चार्ज ट्रांसफर। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना कि कलर के लिए कितने रेस्पॉन्सिबल फैक्टर होते हैं? दो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर होते हैं, एक तो डीडी संक्रमण होता है और एक आवेश स्थानांतरण होता है, अर्थात एक तो डीडी ट्रांजिशन होता है और एक चार्ज ट्रांसफर होता है, ठीक है ना। अब मैं आप लोगों के लिए यह बता देता हूं कि डीडी संक्रमण किस कंडीशन में होगा और चार्ज ट्रांसफर किस कंडीशन में होगा। दोनों की मैं कंडीशन बता देता हूं, फिर प्रत्येक की हेडिंग डाल के बिल्कुल उसका मैं बिल्कुल डिटेल से डिस्कशन करूंगा। तो देखो इधर देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि जो डीडी संक्रमण होगा वो किस कंडीशन में होगा। तो देखो, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स हुआ, ठीक है ना, तो कॉम्प्लेक्स में कौन होगा? मेटल और लिगेंड होंगे। अगर मेटल की डी ऑर्बिटल में एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हुआ और वो कॉम्प्लेक्स अगर कलर को शो कर रहा है, तो उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर होगा वो कौन होगा? डीडी संक्रमण, अर्थात आप लोगों का डीडी ट्रांजिशन। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना? एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि डीडी ट्रांजिशन की क्या कंडीशन होती है। डीडी ट्रांजिशन की ये कंडीशन होती है कि मेटल की डी ऑर्बिटल में कम से कम एक अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब डी ऑर्बिटल में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो होना ही चाहिए। और अगर वो कॉम्प्लेक्स कलर को शो कर रहा है तो उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर होगा वो कौन होगा? डीडी संक्रमण, अर्थात डीडी ट्रांजिशन। चलो ठीक है, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स के पास में एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है और फिर भी वो कॉम्प्लेक्स कलर को शो कर रहा है, तो उसके लिए फिर रेस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन होगा? आवेश स्थानांतरण, अर्थात चार्ज ट्रांसफर, ठीक है ना। इसके लिए कंडीशन क्या होती है? इसके लिए ये कंडीशन होती है कि मेटल की डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 0। मतलब मेटल की डी ऑर्बिटल में एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए और मेटल के पास में जो चार्ज होना चाहिए वो +5 +6 और +7, ठीक है ना। ये मेटल के पास में चार्ज होना चाहिए। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल इन दोनों कंडीशनों को फॉलो कर रहा है या कॉम्प्लेक्स इन दोनों कंडीशनों को फॉलो कर रहा है, तो फिर कलर के लिए जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर होगा वो आप लोगों का कौन होगा? चार्ज ट्रांसफर। मेरी बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई? एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए बता देता हूं कि जो डीडी संक्रमण होता है और जो चार्ज ट्रांसफर होता है ये कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो डीडी संक्रमण कौन सी कंडीशन में होता है? डीडी संक्रमण के अंदर क्या होता है? होना चाहिए कि जो धातु होती है, मेटल होती है, धातु की डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अयुग्मित मतलब अनपेयर्ड, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप लोगों का कौन होगा? डीडी ट्रांजिशन। मतलब अगर मेटल की डी ऑर्बिटल में एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हुआ और अगर वो कॉम्प्लेक्स कलर को शो कर रहा है तो उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर होगा वो कौन होगा? डीडी ट्रांजिशन। लेकिन अगर मेटल की डी ऑर्बिटल में एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, अर्थात डी के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0, और मेटल पर अगर चार्ज +5, 6 और 7 हुआ, ठीक है ना, और फिर वो कॉम्प्लेक्स कलर को शो करेगा, तो उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर होगा वो कौन होगा? आप लोगों का चार्ज ट्रांसफर, अर्थात आवेश स्थानांतरण। एक बात आप विशेषकर ध्यान में रखना, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स एक कंडीशन को फॉलो कर रहा है और दूसरी कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है तो ध्यान में रखना फिर उसके लिए कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है ना। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स इन दोनों कंडीशनों को फॉलो कर रहा है, ठीक है ना, तभी वो चार्ज ट्रांसफर शो करेगा। जैसा कि माना कि कोई मेटल हुई, ठीक है ना, और मेटल की डी में तो 0 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अगर मेटल के पास में +4 चार्ज हुआ, जैसे मेटल के पास में डी में तो 0 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अगर मेटल के पास में +4 चार्ज हुआ तो ध्यान में रखना फिर चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा। चार्ज ट्रांसफर तभी होगा जब मेटल की डी के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 0, और मेटल पर +5, 6 और 7 चार्ज होना चाहिए। अगर इससे कम चार्ज हुआ तो फिर आप लोगों का चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना? एक बार फिर से मैं इस चीज को आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, मैं आप लोगों से ये बोल रहा हूं कि जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, अर्थात जो संकुल होते हैं, ठीक है ना, वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो कलर किसमें शो करते हैं? दृश्य क्षेत्र में, अर्थात विजिबल रीजन में, और इसकी रेंज कितनी होती है? 400 से 800 nm, ठीक है ना। इस रेंज के अंदर कॉम्प्लेक्स कलर को शो करते हैं। तो क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स को दृश्य क्षेत्र में हम रख देंगे, तो वो दृश्य क्षेत्र में जैसे कॉम्प्लेक्स को रखेंगे तो कॉम्प्लेक्स ऊर्जा का अवशोषण करेगा और अपना अवशोषण स्पेक्ट्रा देगा। बस वो अवशोषण स्पेक्ट्रा ही कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। और कलर जो शो करने के दो रीजन होते हैं, या तो कॉम्प्लेक्स डीडी ट्रांजिशन से कलर को शो करेगा या फिर कॉम्प्लेक्स आवेश स्थानांतरण अर्थात चार्ज ट्रांसफर से कलर को शो करेगा, ठीक है ना। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स डीडी ट्रांजिशन को नहीं दे रहा है और फिर भी अगर वो कलर को शो कर रहा है तो फिर उसके लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन होगा? आवेश स्थानांतरण, चार्ज ट्रांसफर, ठीक है ना। डीडी संक्रमण की मैंने आप लोगों के लिए क्या कंडीशन बताई है कि कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल के पास में अगर एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हुआ तो फिर कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन होगा? डीडी ट्रांजिशन। लेकिन मेटल की डी ऑर्बिटल में एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है और मेटल पर +5,
प्लस 5 6 7 चार्ज है, ठीक है ना, और फिर वो कॉम्प्लेक्स कलर को शो कर रहा है, तो फिर रेस्पॉन्सिबल फैक्टर आप लोगों को कौन सा होगा, आवेश स्थानांतरण अर्थात चार्ज ट्रांसफर। मेरी बात आप लोग समझ में आ गए ना। तो मैंने दोनों की कंडीशन बता दी, डीडी संक्रमण की भी आप लोगों के लिए कंडीशन बता दी और आवेश स्थानांतरण की भी आप लोगों के लिए कंडीशन बता दी कि डीडी ट्रांजिशन किस कंडीशन में होगा और चार्ज ट्रांसफर आप लोगों का किस कंडीशन में होगा, ठीक है ना। अब मैं बिल्कुल डिटेल से डिस्कशन करता हूं दोनों का, ठीक है ना। सबसे पहले मैं जो हेडिंग ले रहा हूं वो मैं हेडिंग किसकी ले रहा हूं, डीडी संक्रमण की अर्थात चार्ज ट्रांसफर की। तो चलो ठीक है, मैं पहले नंबर की हेडिंग के बारे में डिस्कशन कर लेता हूं, डीडी संक्रमण के बारे में कि ये डीडी संक्रमण क्या होता है। एक काम करता हूं, मेरे पास जगह कम पड़ेगी, मैं इस पूरी को ही मिटा देता हूं, ठीक है ना। फिर मैं आप लोगों के लिए डीडी संक्रमण को समझाता हूं बिल्कुल डिटेल से कि डीडी संक्रमण की क्या केमिस्ट्री है। तो देखो, कॉम्प्लेक्स जो कलर शो कर रहा है उसके लिए मैं रेस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन सा बताया, एक तो डीडी संक्रमण बताया और एक मैंने किसको बताया, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा को, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम समझते हैं डीडी संक्रमण, डीडी ट्रांजिशन। तो अभी मैंने आप लोगों से क्या बात बोली है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स है, अगर उस कॉम्प्लेक्स के पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और अगर वो कॉम्प्लेक्स कलर को शो कर रहा है तो उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर होगा वो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन होगा, डीडी संक्रमण अर्थात डीडी ट्रांजिस्टर, ठीक है। डीडी संक्रमण को समझाने के लिए मैं यहां पर आप लोगों के सामने एक कॉम्प्लेक्स ले रहा हूं, ठीक है ना। उस कॉम्प्लेक्स को बेस मानकर डीडी ट्रांजिस्टर को हम लोग समझेंगे। तो देखो यहां पर जो मैं कॉम्प्लेक्स ले रहा हूं वो मैं कॉम्प्लेक्स ले रहा हूं TiH2O का होल 6 प्लस के 3, ठीक है ना। ये मैंने किसको ले लिया, कॉम्प्लेक्स को ले लिया, ठीक है ना। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर हम क्या देखेंगे, डीडी ट्रांजिशन। ये कॉम्प्लेक्स कलर शो करता है, ठीक है ना, और इस कॉम्प्लेक्स कलर शो करता है उसका रीजन क्या होता है, डीडी ट्रांजिशन, डीडी संक्रमण। तो ये डीडी संक्रमण इस कॉम्प्लेक्स के अंदर किस तरीके से होगा वो मुझे आप लोगों के लिए समझाना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालता हूं। तो देखो आप लोगों को पता है कि यहां पर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, प्लस के 3, ठीक है ना। टीआई का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो आप लोगों को पता है, टीआई का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 22 होता है। तो जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा AR18। यहां पर क्या लिख देता हूं 3D2 और यहां पर क्या लिख देता हूं 4s2। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि आप लोगों को पता है कि यहां पर टीआई की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, प्लस के 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन मैं बाहर निकाल देता हूं, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो किसके चले जाएंगे, एस के, और 1 इलेक्ट्रॉन किसका चला जाएगा, डी का, ठीक है ना। तो डी के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे आप लोगों के, 3D1, ठीक है ना, 3D1। अब आप लोगों के एक बात तो समझ में आ गई कि अगर ये कॉम्प्लेक्स कलर को शो कर रहा है तो इसका जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर होगा कलर के लिए वो कौन होगा, डीडी संक्रमण, डीडी ट्रांजिशन, ठीक है ना, क्योंकि डी के पास में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है ना। किसी भी कंडीशन में यहां पर कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि चार्ज ट्रांसफर के लिए मैंने क्या कंडीशन बताई है कि डी के पास इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 0 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। लेकिन आप लोगों को पता है कि इस कॉम्प्लेक्स में मेटल के पास में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो यहां पर चार्ज ट्रांसफर तो होगा नहीं, तो यहां पर क्या होगा आप लोगों का, डीडी संक्रमण होगा, डीडी ट्रांजिशन होगा, ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि इसमें डीडी संक्रमण को मैं आप लोगों के लिए समझाता हूं। तो देखो ये जो आप लोगों का कॉम्प्लेक्स है ये किसका एग्जांपल है, अष्टफलकीय संकुलों का, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सों का, क्योंकि यहां पर मेटल के साथ कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं। और आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि मेटल से अगर 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं तो वो कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं, अष्टफलकीय संकुल, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सों के अंदर क्या होता है कि मेटल, ये आप लोगों की मेटल है, इस मेटल के संपर्क में जब 6 लिगेंड H2 के आते हैं तो इनकी डी ऑर्बिटलों को क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है, जिनमें T2G की एनर्जी तो कम हो जाती है और Eg की एनर्जी ज्यादा हो जाती है। और T2G और Eg का जो ऊर्जा अंतराल है वो ऊर्जा अंतराल क्या होगा, कम, क्योंकि आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि जो H2 लिगेंड होता है वो H2 लिगेंड कौन होता है, दुर्बल लिगेंड होता है, वीक लिगेंड होता है, ठीक है ना। तो मेटल की डी ऑर्बिटल को कम रिपल्सन करेगा, कम रिपल्सन करेगा तो T2G और Eg का जो गैप है वो गैप आप लोगों का क्या रहेगा, कम। चलो ठीक है, मैं इसको आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर देता हूं। तो एक काम करता हूं, देखो इसको मैं मिटा देता हूं, ये आप लोगों के लिए समझा दिया। अभी तो आप लोग सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि डी के पास में इलेक्ट्रॉन कितने हैं आप लोगों के, 1। यहां पर जो विन्यास है वो क्या है, 3D1 विन्यास, ठीक है ना, क्या है आप लोगों का 3D1 विन्यास। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, मेटल की मैं 5 डी ऑर्बिटलों को आप लोगों के सामने लिख देता हूं, ठीक है ना। ये मेटल की कितनी ऑर्बिटल हो गई, 5 ऑर्बिटल हो गई। यहां पर आप लोगों को कौन हो गया, यहां पर जो आप लोगों को कॉम्प्लेक्स है वो कौन सा कॉम्प्लेक्स है आप लोगों का, TiH2O का होल 6 प्लस के 3, ठीक है ना। आप लोगों को पता है डी की कितनी ऑर्बिटल होती है, 5 ऑर्बिटल होती है, जिनके नाम होते हैं DXY, DYZ, DXZ, DX2 2Y2 और DZ2, ठीक है ना। शुरू की 3 को हम कौन सी कक्षक बोलते हैं, T2G कक्षक,
T2g ऑर्बिटल, और इन दो को हम कौन सी कक्षक बोलते हैं? Eg कक्षक अर्थात Eg ऑर्बिटल। और आप लोगों को पता है कि एनर्जी नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ती है, ठीक है ना, एनर्जी नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ती है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि जब मैंने आप लोगों के लिए डी कक्षकों का विभाजन बताया था, स्प्लिटिंग बताई थी, तो मैंने आप लोगों से एक बात बोली थी कि ये जो डी की 5 ऑर्बिटल है ना, इनकी एनर्जी बिल्कुल समान है, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए H2 लिगेंड इस मेटल के पास में आता है, Ti टाइटेनियम मेटल के पास में आता है, तो इन डी कक्षकों का क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है, जिनमें T2g की एनर्जी तो कम हो जाती है और Eg की एनर्जी ज्यादा हो जाती है। इसको मैंने तब एक्सप्लेन किया था जब मैंने आप लोगों को अष्टफल के संकुल में डी कक्षकों का विभाजन बताया था, मतलब स्प्लिटिंग बताई थी, ठीक है ना। तो इनका मैं विभाजन करके बता देता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो देखो ये कौन हो गई आप लोगों की औसत ऊर्जा, औसत ऊर्जा अर्थात एवरेज एनर्जी। यहां से Eg की एनर्जी तो क्या होती है आप लोगों की? बढ़ जाती है। ये कौन सी हो गई? Eg कक्षक, Eg ऑर्बिटल, इसकी एनर्जी आप लोगों की बढ़ जाती है। इसको मैं मिटा देता हूं, जगह खाली हो जाएगी, ठीक है ना। Eg ऑर्बिटल हो गई आप लोगों की, ठीक है ना, इसकी एनर्जी आप लोगों की बढ़ गई, जिसके नाम है आप लोगों के dx² टू y², और ये कौन सी हो गई आप लोगों की? dz², ठीक है। और औसत ऊर्जा से, एवरेज एनर्जी से T2g की एनर्जी आपकी क्या होती है? घट जाती है, जिनके नाम है आप लोगों के T2g कक्षक हो गई, T2g ऑर्बिटल हो गई, इनके नाम है dxy, dyz, dxz, ठीक है ना। औसत ऊर्जा से, एवरेज एनर्जी से Eg ऑर्बिटल की एनर्जी कितनी बढ़ जाती है? प्लस 0.6 डेल ओ या प्लस 6 डी क्यू, ठीक है ना, प्लस 6 डी क्यू, ठीक है ना। और औसत ऊर्जा से, एवरेज एनर्जी से T2g की एनर्जी कितनी घट जाती है? माइनस 0.4 डेल ओ या माइनस 4 डी क्यू, ठीक है ना, माइनस 4 डी क्यू। अब आप लोगों को पता है कि T2g और Eg का जो ऊर्जा अंतराल होगा, एनर्जी डिफरेंस होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? CFSE, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? CFSE बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? CFSE, जिसको हम किससे शो करते हैं? डेल ओ से, क्योंकि केस किसका चल रहा है? ऑक्टाहेड्रल का। या फिर इसको हम किससे शो करते हैं? tan e डी से। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई? अब देखो पूरा ध्यान बोर्ड पर रखना, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पर मेटल से कौन सा लिगेंड जुड़ा हुआ है? H2O लिगेंड जुड़ा हुआ है, और H2O एक दुर्बल लिगेंड होता है, एक वीक लिगेंड होगा, ठीक है ना। इसीलिए T2g और Eg का जो ऊर्जा अंतराल है, एनर्जी डिफरेंस है, वो एनर्जी डिफरेंस आप लोगों का क्या रहेगा? कम, क्योंकि H2O दुर्बल लिगेंड है, तो मेटल की डी ऑर्बिटलों को कम रिपल्सन करेगा, कम रिपल्सन करेगा, तो T2g और Eg का जो गैप है वो क्या रहेगा आप लोगों का? कम रहेगा। चलो ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या यहां पर TiH2 को हर 6+3 कॉम्प्लेक्स के पास में डी में इलेक्ट्रॉन कितना आप लोगों का? 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इस 1 इलेक्ट्रॉन को मैं आप लोगों के लिए यहां पर भर देता हूं, ठीक है ना। इस Ti मेटल के पास में डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन को मैंने आप लोगों के लिए यहां पर भर दिया, ठीक है ना। अब इसको हम T2g ऑर्बिटल में भरे या Eg ऑर्बिटल में भरे, तो देखो आप लोगों को अच्छी तरीका से पता है कि इलेक्ट्रॉन पहले हम उस ऑर्बिटल में भरते हैं जिसकी एनर्जी कम होती है। तो देखो T2g की एनर्जी कम होती है और Eg की एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए जो आप लोगों का ये 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको हम किस में भरेंगे? T2g ऑर्बिटल में भरेंगे। T2g ऑर्बिटल में क्यों भरेंगे? क्योंकि ओप्पो सिद्धांत से हम जानते हैं, ओप्पो जो आप लोगों का प्रिंसिपल है, उससे हम जानते हैं कि उस ऑर्बिटल में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरता है जिसकी एनर्जी कम होती है। तो कॉमन सी बात है, T2g की एनर्जी कम होती है और Eg की एनर्जी ज्यादा होती है, और ओप्पो सिद्धांत से या ओप्पो प्रिंसिपल से हम उस ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन भरते हैं जिसकी एनर्जी कम होती है। तो कॉमन सी बात है, ये 1 इलेक्ट्रॉन आप लोगों का किस में भरा जाएगा? T2g के अंदर भरा जाएगा। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो ध्यान से समझना, अब इस कॉम्प्लेक्स को मैं क्या करूंगा? इस कॉम्प्लेक्स को मैं किस में रख दूंगा? दृश्य क्षेत्र में, विजिबल रीजन में। जैसे इस कॉम्प्लेक्स को मैं दृश्य क्षेत्र में रखूंगा, विजिबल रीजन में रखूंगा, तो ये कॉम्प्लेक्स है ना, ऊर्जा का अवशोषण करेगा, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करेगा, और इसका T2g का इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा? Eg में। और जैसे T2g का इलेक्ट्रॉन Eg में चला जाएगा, ये आप लोगों का dd संक्रमण से हो जाएगा, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स यहां पर अवशोषण स्पेक्ट्रा शो करेगा, और ये अवशोषण स्पेक्ट्रा ही इस कॉम्प्लेक्स के कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना? तो मैं इसको इस तरीके से शो कर देता हूं आप लोगों के लिए। देखो यहां पर मैं शो कर देता हूं dd संक्रमण, ठीक है ना, dd संक्रमण, ठीक है ना, dd संक्रमण। ये आप लोगों की कौन सी हो गई? T2g कक्षक हो गई, ठीक है ना। ये कौन सी हो गई आप लोगों की? T2g कक्षक हो गई। साइड में लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए, ये कौन सी कक्षक आप लोगों की? T2g कक्षक, ठीक है ना, जिनके नाम है dxy, dyz, dxz, ठीक है ना। और ये आप लोगों की कौन सी हो गई? Eg कक्षक, मतलब Eg ऑर्बिटल,
ईजी कक्षक मतलब ईजी ऑर्बिटल। ये कौन सी हो गई आप लोगों की dx² टू y² और ये हो गई आप लोगों की dz²। आप सुनो मेरी बात ध्यान से कि ये T2g के इलेक्ट्रॉन था आप लोगों का, ठीक है ना। इस कॉम्प्लेक्स को आपने जैसे दृश्य क्षेत्र में रखा, विजिबल रीजन में रखा, तो ये कॉम्प्लेक्स ऊर्जा का अवशोषण करेगा, ठीक है ना। और ये T2g का इलेक्ट्रॉन किसमें चला जाएगा, ईजी में। ये जो T2g का इलेक्ट्रॉन है ये आप लोगों का किसमें चला जाएगा, ईजी में चला जाएगा। और जैसे ही T2g का इलेक्ट्रॉन ईजी के अंदर जाएगा आप लोगों को क्या हो जाएगा, dd संक्रमण, dd ट्रांजिशन, ठीक है ना, dd संक्रमण, dd ट्रांजिशन, ठीक है ना। तो यहां पर अवशोषण स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा। जैसे ही dd संक्रमण होगा वैसे ही आप लोगों का अवशोषण स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा। और बस ये अवशोषण स्पेक्ट्रा ही इस कॉम्प्लेक्स के कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। मेरी बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई, ठीक है ना। अब इसको dd संक्रमण, dd ट्रांजिशन क्यों बोलते हैं तो वो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। देखो यहां पर d का इलेक्ट्रॉन d में ही जाता है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, dd संक्रमण, dd ट्रांजिशन। भाई आप लोगों को पता है कि d की कितनी ऑर्बिटल होती है, 5 ऑर्बिटल होती है, जो 3 तो T2g की होती है, 2 EG की होती है, ठीक है ना। d की ऑर्बिटल कितनी होती है, 5, जिनमें 3 T2g की होती है, 2 EG की होती है। तो d का इलेक्ट्रॉन d में ही तो गया है भाई। T2g भी d की ऑर्बिटल है और EG भी d की ऑर्बिटल है, तो d का इलेक्ट्रॉन d में ही तो गया है। तो d का इलेक्ट्रॉन d में जाने की वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, dd संक्रमण, अर्थात इसको हम क्या बोलेंगे, dd ट्रांजिशन, जो कि कॉम्प्लेक्स के कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है ना। तो ये कॉम्प्लेक्स अगर कलर को शो कर रहा है तो इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर होगा वो कौन होगा, dd संक्रमण, dd ट्रांजिशन, ठीक है ना। क्योंकि मेटल के पास में d में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और अगर मेटल के पास में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या एक भी अनपुट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और अगर वो कॉम्प्लेक्स कलर को शो कर रहा है तो फिर उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर होगा वो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन होगा, dd संक्रमण अर्थात dd ट्रांजिशन। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो ये आप लोगों की पूरी dd ट्रांजिशन की केमिस्ट्री हो गई। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो ध्यान से समझना, मैं ये बोल रहा हूं कि जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स दो रीजनों की वजह से कलर शो करते हैं। एक रीजन तो कौन होता है, dd संक्रमण, और एक कौन होता है, आवेश स्थानांतरण, जिसको हम चार्ज ट्रांसफर भी बोलते हैं, ठीक है ना। dd संक्रमण के लिए मैंने आप लोगों के लिए क्या कंडीशन बताई है कि कॉम्प्लेक्स अगर कलर को शो कर रहा है, ठीक है ना, और d के पास में एक भी अनपुट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और कॉम्प्लेक्स कलर को शो कर रहा है तो फिर उसके लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन होगा, dd संक्रमण, dd ट्रांजिशन। लेकिन मेटल के पास में एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है और फिर भी कॉम्प्लेक्स कलर को शो कर रहा है तो फिर उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर होगा वो कौन होगा, आवेश स्थानांतरण, चार्ज ट्रांसफर। और इसके लिए कंडीशन ये बताइए कि मेटल के पास में डी में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए, 0, मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, और मेटल पर +5, 6, 7 चार्ज होना चाहिए, मतलब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स इन दोनों कंडीशनों को फॉलो कर रहा है तो वो कॉम्प्लेक्स अगर कलर को शो करेगा तो उसका जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर होगा वो कौन होगा, आवेश स्थानांतरण, चार्ज ट्रांसफर, जिसका डिस्कशन अभी मैं करने वाला हूं, ठीक है ना। तो डी संक्रमण के लिए आप लोगों को पता लग गया। डी संक्रमण को एक्सप्लेन करने के लिए यहां पर जो मैंने कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल लिया है वो मैंने किसका लिया है, TiH2 के 3, ठीक है ना। अब आप लोगों को पता है कि Ti मेटल के साथ 6 लिगेंड H2 के जुड़े हुए हैं, तो ये केस किसका होगा, अष्टफलकीय संकुलों का, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सों का। यहां पर Ti की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3, तो जो Ti है अर्थात जो टाइटेनियम है आप लोगों की, यहां पर उसकी डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और ये कॉम्प्लेक्स कलर को शो करता है। तो हम लोगों को पता लग गया कि इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर होगा कलर के लिए वो कौन होगा, आप लोगों का डी संक्रमण, क्योंकि डी के पास में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब यहां पर क्या होता है कि अष्टफलकीय संकुल ऑक्टाहेड्रल का केस हो गया, तो ऑक्टाहेड्रल के केस में क्या होता है कि जब मेटल के पास में लिगेंड नहीं आए तो उन पांचों की एनर्जी क्या होती है, समान। लेकिन जैसे ही कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए लिगेंड मेटल के संपर्क में जाता है तो उनकी डी ऑर्बिटल, उनकी एनर्जी में क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है, अर्थात डी ऑर्बिटलों का क्या हो जाता है, विभाजन, जिनमें T2g की एनर्जी तो कम हो जाती है और Eg की एनर्जी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, ठीक है ना। और यहां पर H2 है ना आप लोगों का, ये दुर्बल लिगेंड है, वीक लिगेंड है, इसलिए T2g और Eg का जो ऊर्जा अंतराल है, एनर्जी डिफरेंस है, वो आप लोगों का क्या रहेगा, कम रहेगा। चलो ठीक है। अब डी में यहां पर इलेक्ट्रॉन कितना है, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन को हम उस ऑर्बिटल में भरेंगे जिसकी एनर्जी कम होगी, तो यहां पर T2g की एनर्जी कम है और Eg की एनर्जी ज्यादा है, ठीक है ना, ओपुबो साइंटिस्ट के रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। ओपुबो साइंटिस्ट ने क्या बात बोली थी कि उस ऑर्बिटल में हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरते हैं जिसकी एनर्जी कम होती है, तो हमने किसमें इलेक्ट्रॉन भर दिया, T2g के अंदर भर दिया। अब हम क्या करेंगे,
कि इस कॉम्प्लेक्स को हम किस में रख देंगे, दृश्य क्षेत्र में, विजिबल रीजन में। जैसे ही इस कॉम्प्लेक्स को हम दृश्य क्षेत्र में, विजिबल रीजन में रखेंगे, वैसे ही कॉम्प्लेक्स ऊर्जा का अवशोषण करेगा, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करेगा, और एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करने की वजह से इस T2G का इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा, Eg में, ठीक है ना। जैसे T2G का इलेक्ट्रॉन Eg में जाएगा, वैसे ही आप लोगों का dd संक्रमण शो हो जाएगा, ठीक है ना। और जो कॉम्प्लेक्स जो स्पेक्ट्रा देगा, उस स्पेक्ट्रा का नाम होगा अवशोषण स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। और बस ये अवशोषण स्पेक्ट्रा ही इस कॉम्प्लेक्स के कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। तो ये केस किसका होगा, आप लोगों का dd संक्रमण का, dd ट्रांजिस्टर का। एग्जाम में अगर आप लोगों का ये क्वेश्चन आए कि रंग गुणों का अगर पूरा पूछ ले, तो आप लोग पूरे को लिख देना। या फिर इस तरीका से क्वेश्चन बनता है कि भाई dd संक्रमण को समझाइए, तो जिस तरीका से मैंने नोट्सों के अंदर लिखा रखा है, जिस तरीका से मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेन किया है, उसी तरीका से आप लोग पूरी चीजों को लिख देना, ठीक है ना। एक एक पैराग्राफ को, डायग्राम को जरूर बनाना, क्योंकि डायग्राम से ही एग्जामिनर के समझ में आएगी कि आप लोगों ने थ्योरी के अंदर क्या लिखा है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो नोट्सों में जिस सीक्वेंस में मैंने सारी चीजें लिख रखी हैं, उसी सीक्वेंस में आप लोग लिखना, ठीक है ना। और नोट्स के बारे में मैं आप लोगों के लिए बता चुका हूं कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के कंप्लीट नोट्स चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज ऐप पर मिलेंगे। तो सभी स्टूडेंट बिल्कुल देर मत करो, प्ले स्टोर से जाकर चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज ऐप को डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। ऐप पर आप लोगों को जो आप लोगों की रेगुलर क्लास चल रही है, वो रेगुलर क्लास मिल जाएंगे, आप लोगों को कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, और साथ के साथ ही आप लोगों को लास्ट ईयर के पेपर भी मिल जाएंगे, जिससे आप लोगों को पता लग जाएगा कि लास्ट ईयर के एग्जामों में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। बात समझ में आ गई ना। तो ये dd संक्रमण आप लोगों को समझ में आ गया, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब कलर के जो दूसरे नंबर का फैक्टर है, आवेश स्थानांतरण अर्थात चार्ज ट्रांसफर, उसको भी हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो दूसरी हेडिंग डाल देता हूं, आवेश स्थानांतरण अर्थात चार्ज ट्रांसफर, तो देख लो उसको भी। तो देखो, कलर के लिए जो दूसरे नंबर का रेस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है, उसका नाम है आवेश स्थानांतरण अर्थात तो चार्ज ट्रांसफर। आवेश स्थानांतरण, आवेश स्थानांतरण अर्थात चार्ज ट्रांसफर, ठीक है ना। चार्ज ट्रांसफर की वजह से कॉम्प्लेक्स कलर को शो करते हैं, ठीक है ना। तो मैंने आप लोगों के लिए क्या बात बताई थी, मैंने आप लोगों के लिए ये बात बताई थी कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स में मेटल के पास में डी में एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हुआ और अगर वो कलर को शो कर रहा है, तो उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर होगा वो कौन होगा, dd ट्रांजिस्टर, ठीक है ना। लेकिन अगर मेटल के पास में डी में एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है और फिर भी अगर वो कॉम्प्लेक्स कलर को शो करता है, तो उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है वो कौन होता है, आवेश स्थानांतरण अर्थात चार्ज ट्रांसफर। और इसके लिए कंडीशन क्या है, इसके लिए ये कंडीशन है कि जो मेटल की डी ऑर्बिटल है उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, और मेटल के पास में जो चार्ज होना चाहिए वो +5, 6, 7 चार्ज होना चाहिए। कंडीशन को लिख देता हूं, कंडीशन आप लोगों की ये है कि मेटल की जो डी ऑर्बिटल है उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और मेटल पर जो चार्ज होना चाहिए वो +5, +6 और +7 होना चाहिए, ठीक है ना। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स इन दोनों कंडीशनों को फॉलो कर रहा है और उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर होगा कलर के लिए, वो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर आप लोगों को कौन होगा, चार्ज ट्रांसफर। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। लेकिन यदि कॉम्प्लेक्स केवल एक ही कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो ध्यान में रखना फिर कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर आप लोगों का चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स दोनों कंडीशनों को फॉलो कर रहा है, तो ही कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर चार्ज ट्रांसफर होगा, ठीक है ना। अगर कॉम्प्लेक्स केवल एक ही कंडीशन को फॉलो कर रहा है और दूसरी कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ध्यान में रखना चार्ज ट्रांसफर कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। चार्ज ट्रांसफर कलर के लिए तभी रेस्पॉन्सिबल होगा जब कॉम्प्लेक्स इन दोनों कंडीशनों को फॉलो करेगा। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। और जैसे जैसे मेटल पर चार्ज बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे रंग कलर और भी गहरे होते जाएंगे। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। नाम से ही पता लग रहा है चार्ज ट्रांसफर, इसका मतलब ये हुआ कि मेटल पर जैसा जैसा चार्ज बढ़ता जाएगा, ठीक है ना, कलर और भी डार्क अर्थात गहरे होते जाएंगे। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। तो देखो, चार्ज ट्रांसफर के अंदर ये होता है क्या, जो लिगेंड होते हैं, और आप लोगों को पता है कॉम्प्लेक्सों का निर्माण किससे होता है, मेटल और लिगेंड से होता है। तो जो लिगेंड की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से जो इलेक्ट्रॉन होता है वो मेटल की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चला जाता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन लिगेंड की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से मेटल की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाता है, वैसे ही वहां पर अवशोषण स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। और बस ये अवशोषण स्पेक्ट्रा ही, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ही संकुलों के कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए बता देता हूं कि चार्ज ट्रांसफर के अंदर क्या
क्या होता है कि जो लिगेंड होते हैं ना, लिगेंड की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकलकर किसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चला जाता है, मेटल की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चला जाता है। तो जैसे ही लिगेंड की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन मेटल की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाता है, ठीक है ना, वैसे ही वहां पर ऊर्जा का अवशोषण होता है, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है और वहां पर कॉम्प्लेक्स अवशोषण स्पेक्ट्रा देता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देता है। और बस ये अवशोषण स्पेक्ट्रा ही, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ही संकुलों के कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है। बात आप लोग समझ में आ गई ना। अभी मैं आप लोगों के सामने कुछ कंपाउंड ले लेता हूं, ठीक है ना, उनके अंदर हम कलर को देखते हैं। तो देखो मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने 4 कंपाउंड ले रहा हूं। एक तो मैं किसको ले रहा हूं, KMnO4 को, ठीक है ना। एक तो मैंने कंपाउंड किसका ले लिया, KMnO4 का। एक मैंने किसका ले लिया, K2Cr2O7 का। एक मैं किसका ले लेता हूं यहाँ पर, B2O5 का, ठीक है ना। और एक मैं यहाँ पर किसका ले लेता हूं, TiO2 का, ठीक है ना, TiO2 का, ठीक है ना। अब इनमें हम ये देखते हैं, ये 4 कंपाउंड ले लिए, ठीक है ना। ये चारों कंपाउंडों में हम ये देखते हैं कौन कौन से कंपाउंड कलर को शो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद हम ये देखेंगे कि डी में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो देखो यहां पर KMnO4 के अंदर जो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, आपको पता है Mn यहां पर मेटल है, तो यहां पर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो कितनी होगी, +7, ठीक है ना। Mn यहां पर कौन है, +7 है, ठीक है ना। और आपको पता है Mn का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 25 होता है, ठीक है ना। Mn का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 25। तो जो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा वो होगा AR18। यहाँ पर क्या होगा आप लोगों का 3d5, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होगा आप लोगों का 4s2, ठीक है ना, 3d5 4s2। तो 18 और 2 कितने हो गए, 20 और 5 कितने हो गए, 25 हो गए, ठीक है ना। यहाँ पर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +7। तो 7 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 2 इलेक्ट्रॉन तो S के चले जाएंगे, 5 किसके चले जाएंगे, D के चले जाएंगे। तो यहाँ पर जो D में इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो कितने बचेंगे, 0 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। अब मैंने आप लोगों से क्या बात बोली है कि चार्ज ट्रांसफर तभी होगा जब मेटल की d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 0, मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। और मेटल के पास में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए वो +5, 6, 7 होनी चाहिए। अगर इससे कम ऑक्सीडेशन स्टेट हुई तो वो कॉम्प्लेक्स कलर को शो नहीं करेगा। बात समझ में आ गई ना। तो देखो ये दोनों कंडीशनों को फॉलो कर रहा है। मेटल की d ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन है, एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। और मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, +7। तो यहां पर ये कॉम्प्लेक्स कलर को शो कर रहा है। और इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर होगा, वो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन होगा, आप लोगों का चार्ज ट्रांसफर, ठीक है ना। तो इसका जो रंग होगा वो क्या होगा आप लोगों का गहरा बैंगनी, ठीक है ना। ये कॉम्प्लेक्स का या जो कंपाउंड का कलर होगा वो क्या होगा, गहरा बैंगनी अर्थात डार्क वायलेट, ठीक है। अब मैं बात करता हूं यहाँ पर K2Cr2O7। तो यहाँ पर आप लोगों को पता है क्रोमियम है, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 होता है। और यहाँ पर Cr की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, +6, ठीक है ना। और क्रोमियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 24। इलेक्ट्रॉन विन्यास आप लोगों का ये हो गया AR18। यहाँ पर क्या लिख दूं, 3d5, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या लिख देता हूं, 4s1, ठीक है ना। 6 इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालोगे तो यहाँ पर डी में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 0 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। अब आप लोगों को पता है हमारी कंडीशन क्या हुई कि चार्ज ट्रांसफर तभी होगा जब मेटल की डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 0 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और मेटल पर जो चार्ज होना चाहिए या तो 5, 6, 7 इन तीनों में से कोई सा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर होगा वो कौन होगा, चार्ज ट्रांसफर। तो ये जो कंपाउंड है ये दोनों कंडीशनों को फॉलो कर रहा है। डी में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0। और मेटल पर जो चार्ज है वो कितना, +6, ठीक है ना। तो इसका जो कलर होगा वो क्या होगा, नारंगी अर्थात ऑरेंज कलर का होगा। ये जो कंपाउंड होगा ना आप लोगों का K2Cr2O7, इसका जो रंग होगा, कलर होगा वो क्या होगा, नारंगी अर्थात ऑरेंज। और ठीक है ना, और कलर के लिए जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर होगा वो कौन होगा, आप लोगों का चार्ज ट्रांसफर, क्योंकि यहां पर ये कॉम्प्लेक्स या ये कंपाउंड आप लोगों को दोनों कंडीशनों को फॉलो कर रहा है। चलो ठीक है, मैं बात करता हूं B2O5 की, ठीक है ना। तो आप लोगों को पता है बेनेडियम हो गया, ठीक है ना। बेनेडियम का आप लोगों को पता परमाणु क्रमांक कितना होता है, 23। और यहाँ पर जो बेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, +5, ठीक है ना। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, इसका परमाणु क्रमांक होता है आप लोगों का 23, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया AR18। यहां पर लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए 3d3। और यहां पर लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए 4s2 हो गए ना। 18 और 2 20 और 3 कितने हो गए, 23 हो गए, ठीक है ना। तो यहां पर इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख दिया। तो जो डी है, डी में इलेक्ट्रॉन आप लोगों का कितना बचा, 0 इलेक्ट्रॉन। अरे सही है ना, 5 इलेक्ट्रॉन आप लोग बाहर निकाल दो तो 2 तो किसके निकल गए, एस के निकल गए, 3 किसके निकल गए, डी के निकल गए। तो डी में इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 0 इलेक्ट्रॉन बचे। और मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो कितनी होगी, +5। तो ये कंपाउंड भी आप लोगों का कलर को शो करेगा। और इसका जो कलर होगा वो होगा नारंगी पीला, ठीक है ना। इस कंपाउंड का जो कलर होगा वो क्या होगा, नारंगी पीला
अर्थात ऑरेंज येलो, ठीक है ना, इसका कलर क्या होगा, ऑरेंज येलो होगा। चलो ठीक है, क्योंकि ये कंपाउंड आप लोगों का दोनों कंडीशनों को फॉलो कर रहा है। मेटल की डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 0 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और मेटल पर चार्ज कितना, +5 चार्ज है, ठीक है ना। तो ये कलर को शो करेगा, और इसके कलर के जो कलर को शो करने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर होगा वो कौन होगा, आप लोगों का चार्ज ट्रांसफर। चलो ठीक है, मैं बात कर लेता हूं TiO2 की। तो देखो टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक आप लोगों को पता है कितना है, 22, ठीक है ना। यहाँ पर जो टाइटेनियम है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितनी है, +4, ठीक है ना। टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +4। परमाणु क्रमांक टाइटेनियम का कितना होता है, 22 होता है। तो इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा, Ar18, ठीक है ना। यहां पर क्या लिख देता हूं, 3d2, और यहां पर क्या लिख देता हूं, 4s2। 4 इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल दो तो मेटल के पास में जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो 0 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स आप लोगों का, या ये कंपाउंड आप लोगों का रंगहीन होगा, कलरलेस होगा, क्योंकि ये कंपाउंड आप लोगों का केवल एक कंडीशन को फॉलो कर रहा है, दूसरी कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। पहली कंडीशन को कौन से को फॉलो कर रहा है, क्या मेटल की डी ऑर्बिटल में तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, लेकिन यहां पर आप लोग मेटल पर चार्ज देखो, +4 चार्ज है, +4 चार्ज है। और हमने कंडीशन क्या बताई है कि मेटल के पास में जो चार्ज होना चाहिए वो +5, 6, 7 होना चाहिए। अगर इससे कम चार्ज हुआ तो फिर वो कॉम्प्लेक्स आप लोगों का क्या होगा, रंगहीन, कलरलेस। तो ये जो कॉम्प्लेक्स आप लोगों का वो क्या है, रंगहीन अर्थात कलरलेस, ठीक है ना। और यहां पर ये कोई भी ये जो कंपाउंड है कलर को शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर जो मेटल है उस पर चार्ज क्या है, कम है, और कम चार्ज है तो ये रंगहीन होगा, कलरलेस होगा। बाकी के ये आप लोगों का कंपाउंड KMnO4, K2Cr2O7 और B2O5, ये तीनों ही कंपाउंड आप लोगों के कलर को शो करते हैं, ठीक है ना। और इनके लिए जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर होगा कलर के लिए वो चार्ज ट्रांसफर होगा। क्योंकि देख लो इनकी में मेटल की डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 0 इलेक्ट्रॉन है, और मेटल के पास में देखो इसके पास में +7 चार्ज है, इसके पास में +6 चार्ज है, और इसके पास में +5 चार्ज है। तो दोनों कंडीशनों को फॉलो करते हैं, इसलिए कलर को शो कर रहे हैं। बाकी का ये कंपाउंड आप लोगों का एक ही कंडीशन को फॉलो कर रहा है। मेटल के पास में डी में तो 0 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लेकिन मेटल के पास में जो चार्ज है वो क्या है, कम है। कम है तो यहां पर चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो इस तरीका से आप लोगों का ये चार्ज ट्रांसफर वाला जो आप लोगों का टॉपिक चल रहा था ये आप लोगों का बिल्कुल कंप्लीट होगा। और इसी के साथ जो CFT सिद्धांत की आप लोगों की दूसरे नंबर की एप्लीकेशन चल रही थी, संक्रमण धातु संकुल में रंग गुण, अर्थात जो ट्रांजिस्टर मेटल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो उनमें कलर प्रॉपर्टीज को हम किस तरीका से देखते हैं, इस तरीका से देखते हैं, ठीक है ना। कोई भी कॉम्प्लेक्स अगर कलर को शो करेगा तो उसके लिए कितने रीजन होते हैं, 2 रीजन होते हैं। एक तो डी ट्रांजिशन होता है और एक आवेश स्थानांतरण होता है, मतलब चार्ज ट्रांसफर होता है। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स डी ट्रांजिशन को शो नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी वो कलर को शो कर रहा है तो फिर उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर होगा वो कौन होगा, चार्ज ट्रांसफर। और उसके लिए कंडीशन मैंने आप लोगों के लिए बता दी। मेटल के पास में डी में 0 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए, मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, और मेटल पर +5, 6, 7 चार्ज होना चाहिए। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। किसी भी प्रकार से अगर किसी चीज में अगर आपको डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप लोग देना। कोचिंग का नंबर है, कोचिंग के नंबर पर आप लोग मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। डाउट किसी भी तरीका से आप लोग मत रखना। नोट्स की मैं आप लोगों के लिए बता ही चुका हूं। आप लोगों को कंप्लीट नोट्स चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज ऐप पर मिलेंगे, ठीक है ना। और क्लासों से रिलेटेड अगर आप लोग मेरे से कुछ पूछना चाहते हो तो कोचिंग के नंबर पर कॉल करके आप लोग मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आज के लेक्चर में अपनी एप्लीकेशन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गई, ठीक है ना। पहले नंबर की एप्लीकेशन में हमने डिस्कशन किसका किया था, चुंबकीय के गुणों का, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का। दूसरे नंबर की एप्लीकेशन में हमने किसका डिस्कशन किया है, रंग गुण का, कलर प्रॉपर्टीज का। अब जो तीसरे नंबर की एप्लीकेशन है उसमें हम डिस्कशन करेंगे कि जो संकुल होते हैं अर्थात जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनमें हम CFSE की वैल्यू को किस तरीका से कैलकुलेट करते हैं। इसका डिस्कशन मैं अगले लेक्चर में करूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं, मिलता हूं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।